इस सुल्तान राय साहब को देखने का मुझे मौका मिला। मुझे उन्होंने गोद में भी उठाया हुआ है। सुल्तान राय साहब का गंडासा शान के हाथ में पकड़ा दिया गया। शान, साइमा, अंजुमन, नीली, वो पंजाबी फिल्में, और पंजाबी भी वो थे कि उनके पास नए सब्जेक्ट्स नहीं थे। मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। कुछ बिग स्टार आर्टिस्ट थे जिनको मैंने एडवांसेस भी दिए फिल्म में काम करने के लिए, क्योंकि कास्ट चल रही थी तो फिर वो बाउंड कर लिया जाता है। एक प्लानिंग होती है प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की। फिल्म में जो मेकर्स हैं, जो समझते हैं इस बात को कि हमने आर्टिस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, चाहे वो स्टार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हारून मिर्ज़ा। मैं आपको वेलकम बैक कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिडन सीक्रेट्स पे। आज जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है उनका नाम आमिर हुसैन साहब है, जो कि कश्मीर पिक्चर्स के ओनर भी हैं। इनके वालिद साहब बहु आशिक हुसैन साहब, जो कि 1969 से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, और इस बैनर तले इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी सुपर हिट मूवीज़ दी हैं। तो आइए चलते हैं हमारे आज के गेस्ट की तरफ और उनसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स के ज़रिए आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? ठीक है आप? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? सर शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप जो है ना हमें बताएं कश्मीर पिक्चर्स के बारे में। जी, कश्मीर पिक्चर्स हमारे प्रोडक्शन हाउस का नाम है और ये 1969 से वर्क कर रहा है। इसके अंडर बहुत सारी मूवीज हमने बनाई हैं। मेरे वालिद साहब पहले इसको हैंडल कर रहे थे, तो उनकी डेथ के बाद फिर मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ, और इसमें बहुत सारी मूवीज उन्होंने बनाई जिसमें। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। आपके वालिद साहब जो 1969 से इस शोबे से वाबस्ता हैं, उन्होंने कौन कौन सी हिट मूवीज दी हैं? इसमें काफी मूवीज हैं। एक हमारी फिल्म थी रंगा डाकू, अच्छा, जो अपने दौर में बहुत हिट बिजनेस किया। जग्गा ते शेरा, जट सूरमा, तूफान ते चट्टान, बागी ते कानून, छठ बुरे दी यारी, दो दुश्मन, जाल, बंगड़ा, बेनाम बादशाह, मोती शेर और जादू नगरी, अच्छा, खलनायक, अच्छा, और बहुत सारी मूवीज। अच्छा, खलनायक तो एक हमारे पड़ोसी देश में भी है। अच्छा, उसमें कौन सी कास्ट थी खलनायक में, पाकिस्तान की जो थी? कास्ट, वो एक बिग कास्ट के साथ हमने फिल्म बनाई थी जिसमें जावेद शेख साहब थे, नीली थी और नरगिस थी। गुलाम मयूद्दीन साहब ने लीड रोल किया था इसमें खलनायक का। अच्छा, और रैम्बो था, साहिबा, हुमायूं कुरैशी। अच्छा, काफी बड़ी कास्ट। जी जी, बिग कास्ट के साथ ये मूवी बनाई थी। अच्छा अच्छा सर, आप भी जो है फिल्म साजी से वाबस्ता हैं? जी, मैंने भी एज अ प्रोड्यूसर एक मूवी बनाई है प्यासा के नाम से, प्यासा थर्स्टी ऑफ ब्लड। ये एक हॉरर फिल्म थी। हॉरर फिल्म? जी जी। अच्छा, तो अभी भी इसको, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ आज। अच्छा, प्यासा के बारे में बताएं जरा थोड़ा सा डिटेल में हमारी ऑडियंस को। जी, प्यासा एक नई कास्ट की मूवी थी और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हॉरर मूवी को मैंने लाने का फैसला किया कि मैं स्टार्ट करूं, कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो इतने लेजेंड्स के साथ काम किया हुआ था, बिग स्टार्स के साथ, उनके साथ उनको देखते देखते ही जवान हुए हम लोग। तो प्यासा के लिए मैंने फिर सोचा कि मुझे कुछ नए आर्टिस्टों को, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने सब कैरेक्टर्स नए लिए थे, नई कास्ट के साथ। क्या क्या नाम थे कास्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं। कास्ट में इसमें बहुत सारे लोग आए, लेकिन मैं कहूँगा जो जिनकी लक थी वो ही काम कर पाए। मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा थी उसके उस वक्त। तो उसमें नई कास्ट के साथ एक इमरान भट्ट थे और एक सानिया थी, सारा जमोर थी उसमें, शकील राजा था एक आर्टिस्ट, वकास था, इम्तियाज, मतलब ऐसे बहुत सारे नए लोग थे जो काम करना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास आगे मार्जिन नहीं था, चांस नहीं था काम। मैंने उन लोगों को इसमें चांस दिया था फिल्म के लिए। तो ये इसकी शूटिंग इनडोर थी कि आउटडोर? जी, लोकेशंस क्या थी शूटिंग से? इंडोर भी थी, लेकिन लोकेशन ज्यादातर इसकी आउटडोर थी।
हिल स्टेशन इसका बैकग्राउंड था, जिसमें हमने मरी, एबटाबाद, कलर कहार, खानपुर डैम, इन जगहों पे इसको मैंने शूट किया था। हॉरर मूवी थी ऐसी जगहों पे। जी जी। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट। आपके वालिद साहब भी तकरीबन 30-40 साल तो वाबस्ता रहे होंगे इस इंडस्ट्री से। तो मैं आपसे कुछ स्टार्स के बारे में पूछता हूँ। जी आप जरा उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। सबसे पहले तो आप हमें बताएं शान के बारे में कि ये कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आए और कैसे इनको चांस मिला। असल में जब शान साहब फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हुए, उस टाइम मैं छोटा था बहुत सारा। तो लेकिन मुझे याद है उनकी फिल्म बुलंदी से उन्होंने स्टार्ट किया था, और अभी तक वो एक बिग स्टार के तौर पे जाने माने जाते हैं। लेकिन हमारे 2 प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए थे। एक प्रोजेक्ट था बेनाम बादशाह, शान थे उसमें, मदिया शाह थी मेन लीड पे, और बाकी आबद अली वगैरह जो कास्ट चल रही थी उस टाइम। और फिर एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था जादू नगरी के नाम से, जिसमें शान था, रूबी न्याजी, तो ये मेन लीड पे थे। हुमायूं कुरैशी, कोडू था इसमें, जावेद कोडू साहब थे जो काम कर रहे थे। और फिर एक इसमें गेस्ट हाउस के एक स्पेशल गेस्ट थे, रैम्बो के साथ थे, मुराद। हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाया था इस प्रोजेक्ट में ना। अच्छा, क्या स्टोरी क्या थी इस मूवी की? जादू नगरी एक मैजिकली कहानी थी जो हम सुनते आते हैं, अलादीन का चिराग। और ये हमने बताया था कि आज के दौर में अगर किसी को चिराग मिल जाए तो वो क्या कर सकता है। तो ये 92-94 की बात है। तो उस वक्त जो दौर चल रहा था हमारा, जो जनरेशन जैसे चल रही थी, हमने उसके मुताबिक इसको शूट किया कि इसमें कलीन उड़ रहे हैं, परियां कैसे आती हैं। परी भी इसमें एक करेक्टर था हमारा, मिस सोनिया के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने किरदार अदा किया था इसमें। बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत अदाकारा थी, आजकल वो नॉर्वे में होती हैं। तो उनको करेक्टर दिया था इसमें। अच्छा, तो ये शान साहब जो हैं, आपने काम तो किया, आप जी बिल्कुल इजी टू कैरी है, मतलब कि परेशानी होती है कोई काम करते वक्त साथ, या हमको क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा? जी जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आर्टिस्ट एक काम करता है ना आपके साथ, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, उसके साथ कैसे टर्म्स कंडीशन तय करते हैं, उसके साथ कमिटमेंट्स कैसे करते हैं उसके साथ। तो ये टेबल टॉक पे ही होती है कमिटमेंट, आर्टिस्ट कोई भी हो पूरी दुनिया में आप। तो शान मेरे वालिद साहब ने काम किया उनके साथ, मैंने तो नहीं किया उनके साथ, लेकिन मैं शूटिंग्स पे मौजूद होता था। मैं उनको देखता था वो कैसे अपना फ्रेंडली माहौल में मेरे वालिद साहब के साथ काम करते थे, जो कमिटमेंट करनी है टाइम पे। उस वक्त बहुत पीक दौर जा रहा था इंडस्ट्री का, 92-94 में। अच्छा। और उसी दौरान शान साहब एंटर हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये था कि वो बहुत बिजी स्टार थे उस टाइम, लेकिन वो जो कमिटमेंट करते थे, जो टाइम हमें देते थे। दरअसल ये दोनों फिल्में भी जो है ना हमारी आउटडोर थी। हम लोग आर्टिस्ट को साथ ले जाते हैं आउटडोर, वहां पे 15-20 दिन की डेट्स ले लेते हैं इकट्ठी। फिर उसी डेट्स में आर्टिस्ट को कहीं हिलने नहीं देते हम लोग, जाने आने नहीं। पता है कि यहाँ से हम मरी ले गए पहाड़ों में या कहीं और दूर जगह पे ले गए, तो उनको फिर वो बाउंड कर लिया जाता है। एक प्लानिंग होती है प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की। फिल्म में जो मेकर्स हैं, जो समझते हैं इस बात को कि हमने आर्टिस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो बिग स्टार हो, चाहे वो सुपरस्टार हो। तो ऐसी कोई उन्होंने तंग नहीं किया हमें, लेकिन वो ये था कि हमारा शेड्यूल था 15-15, 20-20 दिन में, एक महीने में हमने इन फिल्मों को, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया था। तो मैं भी अपने वालिद साहब के साथ था इस टाइम। सुल्तान राय साहब के साथ काम करने का मौका मिला? जी जी, सुल्तान राय साहब को देखने का मुझे मौका मिला। मुझे उन्होंने गोद में भी उठाया हुआ है, और हमारी जो बेशुमार फिल्में, तकरीबन 10 से ज्यादा मूवीज होंगी जिनमें उन्होंने काम किया एज अ लीड। तो उस दौर के वो सुपर, कैसी शख्सियत थे वो? माशाल्लाह, जो मुझे याद पड़ता है तो वो तो मैं कहता हूँ लेजेंड्स थे। आज तक उनका नाम है इंडस्ट्री में। उन्होंने बहुत टाइम दिया इंडस्ट्री को, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए उन्होंने, जिस वजह से उनको आज याद रखा जाता है इंडस्ट्री में।
कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें सुल्तान रईस साहब के बारे में? सुल्तान रईस साहब के साथ एक हमारी फिल्म तैयार हो रही थी, रंगा डाकू, जिसका भी मैंने जिक्र किया है। वो एक सुपर हिट फिल्म थी। उसके सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, सुपर हिट थे उसके सॉन्ग्स। तो उसमें मैं एक दफा ना, एक करेक्टर था उनके भतीजे का, छोटा बच्चा था वो भी साथ। तो मैं इंसिस्ट करने लग गया, मैंने भी काम करना है, मैंने भी काम करना है। तो मुझे, लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन वो मैं एज ए शूटिंग पे गया, घर से मैं तैयार होके गया कि मैं एज ए एक्टर ही परफॉर्म करूंगा वहां पे उनके साथ। लेकिन जब वहां पे गया, वहां पे मुझसे एक्टिंग नहीं हुई, मैं कर नहीं पाया। फिर उसके लिए एक और अदाकार थे जो रेगुलर चाइल्ड स्टार के तौर पे काम कर रहे थे। फिर उनको काम दिया गया उस फिल्म में। तो उन्होंने मुझे फिर इतना, मुझे थोड़ा सा याद है कि मुझे उन्होंने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो फिर तुम स्टार बन सकते, भी तुम कोशिश करो। थोड़ा प्यार किया, गोद में उठाया, यानी कि वो बहुत छोटा था मैं। बाकी उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। लास्ट टाइम तक जो मूवीज कलर भी बनती रही, हमारी एक फिल्म भंगड़ा तैयार हुई, जिसमें मैं मतलब फिर मैं रेगुलर शूटिंग्स पे जाता था। फिर हेलो हाय हो गई, जैसे एक फैमिली माहौल हो जाता है आपका, ऐसी चीजें हो जाती हैं। बाकी उन जैसा आर्टिस्ट अभी तक ना पैदा हुआ है, और अभी तक नजर तो नहीं आ रहा कि कोई आएगा जिसने इंडस्ट्री को इतना टाइम दिया, इतना टफ टाइम दिया। क्या जब उनका मर्डर हुआ उसके बारे में कोई आपके ऊपर? मर्डर के बारे में तो नहीं मैं कुछ कह सकता। हाँ, उस टाइम हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था, जिसमें वो काम कर रहे थे। जल्लाद के नाम से हम एक मूवी बना रहे थे। तो वो आधी फिल्म तैयार थी तकरीबन, जिसमें जिस वक्त हमें ये इत्तला मिली कि सुल्तान रईस साहब को ऐसे कत्ल कर दिया गया। अच्छा। खैर इतना बड़ा तो नहीं था मैं, लेकिन मेरे याद पड़ता है, मुझे याद। ये मेरा ख्याल है 97 98 का। हम स्टूडेंट्स थे उस वक्त, लेकिन हमें तो नहीं पता लगा कि क्या फर्क पड़ता है बिजनेस को या क्या चीज। लेकिन हमें तो ये था कि आर्टिस्ट एक फोत हो गया या उसको कत्ल कर दिया गया है, किस वजह से, किस बिना पे। लेकिन ये है कि उससे हमें लॉस हुआ था उस वक्त उस फिल्म का। तो वो इतने ईमानदार थे। उनके साथ एक उनके सेक्रेटरी थे, शहबाज साहब, मुझे ये याद है। तो कुछ 2 दिन पहले मेरे वालिद ने उनको पेमेंट दी थी शूटिंग की। जो नेक्स्ट स्पेल हमने करना होता था ना, उसकी कमिटमेंट होती है कि हम आपको इस डेट पे इतने दिन बाद या इतने काम के बाद इतनी इतनी पेमेंट्स करेंगे। तो वो हमने पेमेंट की थी उनको 2 दिन पहले। तो उनकी डेथ के बाद वो उनके सेक्रेटरी के पास ही थी, शहबाज के पास ही। तो वो उन्होंने हमें वापस की कि ये राइस तो हो गया, तो ये आपकी उन तक नहीं पहुंच पाई पेमेंट। ऐसे लोग काम कर रहे थे इंडस्ट्री में उस टाइम। अच्छा, तो सिंगर्स, कौन कौन से सिंगर्स के साथ काम करने का मौका मिला? सिंगर्स तो माशाल्लाह एक ही थी उस दौर में, मैडम नूरजहां। और बल्कि ऐसा होता था कि मैं समझे कि उनकी गोद में बैठना जाके हमने। अच्छा। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, उनके साथ गले मिलना जब काम होना, क्योंकि हमारी हर फिल्म में 5-6 गाने होते थे। पंजाबी मूवीज होती थी, तो उसमें समझे सब मैडम के थे। हाँ, मैडम का तब हम गाना किसी और आर्टिस्ट सिंगर से करते थे, जैसे महनाज बेगम हो गई, हुमैरा चन्ना हो गई, और नहीद अख्तर हो गई। इनके साथ हमने ऐसे सॉन्ग्स करते थे जब वो आउटडोर होते थे, यानी कि वो जाती थी साल में एक दफा ना इंग्लैंड अमेरिका शोज भी करने होते थे, कुछ उन्होंने अपने चेकअप भी करवाने होते थे। तो उस दौरान हमें अगर वो नहीं अवेलेबल है, तो फिर कोई एक आध गाना हमें कुछ फिल्म के लिए ना, जो हमने फौरन एक्सपोज करना है या शूट करना है, आर्टिस्ट के साथ टाइम है, डेट है, तो फिर हम करते थे। अदरवाइज मैडम नूरजहां थी सिंगर, और वो भी आपको पता लेजेंड्स में आती हैं, और उन जैसा तो कोई पैदा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बेशक। और मेल्स में असल में पहले जो मूवीज बनती थी ना, उनमें बहुत कम सॉन्ग्स होते थे मेल्स के। लेकिन हमारी एक फिल्म थी जट सूरमा, उसमें शौकत अली साहब का सॉन्ग था एक। उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, देखा हुआ है उनको भी। और फिर कुछ नए सिंगर्स थे, एक हमायूं साहब थे, बिनाम बादशाह में उनका सॉन्ग है हमारे साथ। तो मेल्स में इखलाक अहमद साहब थे उस टाइम,
तो उनके साथ भी एक मौका मिला मेरा काम करने का, हमारे वालिद साहब का। मेल्स में यही थे बस ज्यादातर। अच्छा, बैक ऑन टॉपिक आते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएं। उस मूवी की स्टोरी क्या थी, थोड़ी सी डिटेल स्टोरी बताएं। फिल्म प्यासा जो है ना, मेरे वालिद की डेथ हुई तो मैंने सोचा कि यार एक प्रोजेक्ट करना चाहिए। अच्छा, वाले साहब की कब, कौन से साल में डेथ? उनकी 2002 में डेथ। अच्छा। तो उसके बाद हमारा प्रोडक्शन हाउस था, तो फिर कुछ मेरा बिजनेस भी बाहर था दुबई में, तो मैं उधर चला गया उनकी डेथ के बाद। लेकिन वहां पे अननोन लोग थे, यानी कि आप जब एक शो बिज के लोग होते हैं, आपको हेलो हाय सब जान रहे होते हैं, तो वहां पे मुझे फील हुआ कि यार मेरे पास ऑटोमेटिकली एक सीट है, तो मैं उसको रन कर। फिर मैं वहां से वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर मैंने सोचा कि प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो जो मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपके टीम वर्क होते हैं, आपके कुछ सीनियर्स होते हैं, उनसे मैंने कुछ मशवरे किए। उन्होंने कहा जी शान को ले लें, साइमा ले लें, अंजुमन ले लें, ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। मैं कहा यार इतने बिग स्टार्स के साथ इतना काम किया हमने, तो अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो चेंज हो। कहानियां भी वही एक्शन है, रोमांटिक है, सस्पेंस है, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं यहाँ पे काम हो रहा था पाकिस्तान में। तो फिर मैंने एक सब्जेक्ट चूज किया, मैंने कहा हॉरर फिल्म बनानी चाहिए जो पाकिस्तान में नहीं कभी थी। ये हॉरर फिल्म थी, वेम्पायर बेस्ड मूवी थी। अच्छा। तो उसके लिए फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सोचा, मैंने कहा स्क्रिप्ट पहले मरहला था स्क्रिप्ट का, उसके लिए फिर मैंने 3-4 नए लोगों को चांस देने की कोशिश की कि मैं नए लोगों को सुनूं क्या कह रहे हैं। बिग स्टार्स तो थे, आर्टिस्ट सीनियर हमारे राइटर थे जिनके साथ हम लोगों ने काम किया हुआ है। नासिर अदीब साहब थे, सईद साहली साहब थे, मोहम्मद कमाल पाशा साहब थे। तो फिर एक हमारे और इस फील्ड में थे हज़ी कादरी साहब। तो उनका भी इंतकाल हो चुका था, लेकिन उनके बेटे थे एक इनाम कादरी। मेरी उनसे एक मीटिंग हुई, वो भी इंग्लैंड में थे, वहां से वापस आए। तो मैंने उनसे डिस्कस की कि यार मैं ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। हम एज थे हम लोग, तो उन्होंने कहा आमिर साहब ऐसे करें कि आप मुझे आइडिया दें, मैं फिर आपको बता दूँ। फिर मैंने उनको बताया मैं हॉरर फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरे साथ बैठ के उस सब्जेक्ट पे हमने काम किया। तकरीबन हमें 1.5 साल का अरसा लगा उस प्रोजेक्ट को लिखने में। जब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उसकी स्टोरी, उसका शेड्यूल, स्क्रीन प्ले, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो जब 1.5 साल के दौरान वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, तो वो मुझे पूछते थे इसमें कौन आर्टिस्ट काम करेगा, मैं उसके मुताबिक लिखूं। मैं कहा आपने आर्टिस्ट नहीं कोई देखना, आप ये देखें ये नए लोग हैं, करेक्टर लिखें, हम करेक्टर के अंदर आर्टिस्ट लाएंगे। तो वो फिर उन्होंने सब्जेक्ट कंप्लीट किया। फिर उसके आ गया डायरेक्शन का शोबा कि इसको डायरेक्ट कौन करेगा। उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मुझे लोगों ने कहा आप खुद करें, आप ऐसे करें। मैंने कहा नहीं, जो जिसका काम है उसी को साझे। तो डायरेक्टर के लिए फिर उस टाइम के जो स्टार्स चल रहे थे, माशाल्लाह, इकबाल कश्मीरी साहब थे, हसनैन साहब थे, मसूद भट्ट साहब थे। तो मैंने कहा यार ये भी बड़े लोग हैं, अब इनके साथ मैं अभी फर्स्ट मेरा प्रोजेक्ट है। तो जो वालिद साहब काम करते थे उनका एक अपना स्टाइल था काम करने का, उनकी अपनी डील होती थी। मैं इनसे कैसे डील करूं, या इनको संभालूंगा कैसे, इनसे टाइम कैसे लूंगा। तो उसके लिए फिर मैंने एक हमारे डायरेक्टर हैं मुमताज अली खान साहब, उनसे मेरी एक दफा मुलाकात हुई। तो वो उनसे मैंने डिस्कस किया कि मैं प्रोजेक्ट करना चाहता। तो उन्होंने कहा यार मैंने तो फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया हुआ है, और वो उन दिनों तबलीग पे जाते थे, ज्यादातर ना तबलीग करते थे इस तरह। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा कहते नहीं यार तुम मुझे नाइस पर्सन लग रहे हो, तो मैं तुम्हारा काम जरूर करूँ। मैंने कहा जी ठीक है, उनसे मेरी कमिटमेंट हो गई। तो उनका माशाल्लाह नाम बहुत है। मुमताज अली खान साहब ने बहुत सारे आर्टिस्टों को, वो भी नए लोगों के साथ ज्यादा काम करते थे। उनका पहला प्रोजेक्ट था एक दुल्हन एक रात की, उसमें उन्होंने बदर मुनीर साहब को मुतारफ करवाया। मैडम है हमारी मुसरत शैन साहबा, उनको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उन्होंने इस्माइल शाह को फर्स्ट टाइम फिल्मों में इंट्रोड्यूस करवाया।
अजब गुल साहब को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आप फिल्म के लिए हामी भर ली। फिर मैंने उनसे कास्ट के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा कि यार कास्ट असल में चलता है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट अच्छा है ना। जितने ये आर्टिस्ट हैं, शान या बिग स्टार्स हैं, वो भी कभी नए ही आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं। तो जब वो फर्स्ट टाइम आगे हिट होते हैं तो वो समझे कि पीछे से सब्जेक्ट हिट होता है। तो आपने सब्जेक्ट पे इतनी मेहनत की है, 1.5 साल 2 साल वर्क किया है पेपर वर्क पे, तो अब आप इसको, मेरा तो ये मशवरा है कि आप नए आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करवाएं इस पे। सब्जेक्ट भी नया है, नए लोग आएंगे तो वो सब्जेक्ट में मिक्स हो जाएंगे। अगर आर्टिस्ट होंगे तो लोग समझेंगे यार ये तो शान है, या ये बाबर अली है, या ये रैम्बो, ये तो वही है। अब वो वैम्पायर बना हुआ तो नहीं अच्छे लगेंगे ना, वो समझ आ जाएगी कि ये आर्टिस्ट है। तो फिर इसलिए हमने नई कास्ट को सिलेक्ट किया। फिर उसमें अब जो इस वक्त की जो सिचुएशन है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, हम 90s में जाएं, 70, 80, 90s में, जी जी अब काफी सुपर हिट मूवीज आई जी। लेकिन अगर हम देखते हैं 2005-6 के बाद तो कोई ऐसी मूवी मिली नहीं इंडस्ट्री को या पाकिस्तान को, आप कह सकते हैं जी। तो क्या लगता है कौन इसका जिम्मेदार है पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जवाल का? पाकिस्तान इंडस्ट्री के जवाल का मैं तो यही कहूँगा, एक दौर था कि जब ये पाकिस्तान इंडस्ट्री पाकिस्तानी मूवीज को हमारा हमसाया मुल्क भी कॉपी करता था, इसके सॉन्ग्स भी लेता था। जैसे कि मौला जट हिट हुई, उन्होंने कई मौला जट धर्मिंदर साहब को लेके बना दी। तो पहले ना टेक्नीशियंस जो थे ना हमारे फिल्म में, बहुत अच्छा काम हो रहा था, हर बंदा अपने काम से सिंसियर था और वो बिल्कुल फेयर होके चलता था। जब से इसमें मोनोपोली आई है ना, कुछ ऐसा तबका हमारा आ गया इस कल्चर में, जैसे कि आप समझ लेंगे एक सुनियार का काम जो होता है ना, गोल्ड स्मिथ जो होता है, वो नाजुक से ऐसे ऐसे टक टक करके आपका जेवर बनाता है। और एक वही काम अगर एक लोहार करेगा ना, लोहार, वो कैसे चोट लगाता है चीज में। तो ये हमारे साथ वो काम, ये गोल्ड स्मिथ का काम था, सुनियारों का काम, और लोहारों के हाथ में आ गया, जिन्होंने इसको मार मार के ना इसका बेड़ा कर दिया। ये बहुत सेंसिटिव नफासत वाला काम होता है फिल्म लाइन। तो इसमें कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए उस दौरान, कुछ ऐसी मूवीज बनना शुरू हो गई, कुछ ऐसे सॉन्ग्स, वल्गैरिटी आनी शुरू हो गई, सेक्स की तरफ लोग जाना शुरू हो गए कि ये यार, तो ये फिल्म बनाएंगे तो हिट होगी, पैसा आ जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी। वो फिर एक फिल्म हिट हो गई, उसी तरह की 10 और शुरू हो गई, सेम कंटेंट। तो जिस वजह से हमें ये लॉस का सामना करना पड़ा और इंडस्ट्री जवाल, किसी ने मेयार की तरफ नहीं सोचा, तो वो इस तरफ आ गए कि पैसा कैसे बनाया। तो ये एक मशीन थी पैसा बनाने वाली, फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस था एक अच्छा, तो इसमें लोगों ने फिर इस तरह इसको खराब। अच्छा, इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं 94-95 में बदमाशी कल्चर जो है उसको भी काफी प्रमोट किया गया। जी जी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? 90s के बाद ना, जब 90s स्टार्ट हुआ ना, उस टाइम बहुत अच्छी मूवीज स्टार्ट हो गई थी। हम लोग बहुत आगे जा रहे थे, टर्की में मूवीज बन रही थी, इंग्लैंड में मूवीज बन रही थी। मैडम शमीम आरा साहिबा थी जिन्होंने बहुत अच्छी मूवीज, मिस इस्तांबुल, मिस, उन्होंने माजी में भी 80s में भी बहुत अच्छी मूवीज, मिस कोलंबो, मिस सिंगापुर, यानी कि हमारी इंडस्ट्री को बाहर की तरफ प्रमोट किया था। हमारे बहुत सारे लोगों ने, सैयद नूर साहब ने फिल्म जीवा बनाई बाहर, यानी कि हर मूवीज बाहर बन रही थी और अच्छे बजट से बन रही थी और हमें बाहर मार्केट भी मिल रही थी। उसी दौरान हमारी एक फिल्म हिट हो गई गलती से 90s में, जिसका नाम था चूड़ियां। चूड़ियां उस दौर में ऐसा प्रोजेक्ट था कि सब लोग उर्दू मूवीज की तरफ जा रहे थे, हमारा कल्चर चेंज हो रहा था, जैसे इंडिया का उस टाइम चेंज हो रहा था, वो लोग भी आगे जा रहे थे। तो हम उनके बिल्कुल मुकाबले पे थे, हमें भी मार्केट मिल रही थी, क्योंकि लैंग्वेज सेम होने की वजह से हमें काफी बेनिफिट था। तो जब उस दौरान चूड़ियां फिल्म हिट हुई ना, तो बस फिर वो जिन लोगों ने चूड़ियां से उस दौर में करोड़ों रुपए कमाए, उन्होंने फिर मूवीज ही बनाए।
और उन्होंने मूवीज बनाना शुरू कर दी पंजाबी टाइप की, उसी कल्चर पे, उसी टीज पे, वैसे ही सॉन्ग्स। वो समझे कि एक फिल्म हिट होने के साथ ना 50 मूवीज जो है ना वो इस टॉपिक पे शुरू हो गई। और जो हमारा अच्छा कल्चर बनाने वाले मूवीज थे, बाहर जाने वाली उर्दू मूवीज, उस टाइम दौर था बाबर अली, रीमा, साउद, रैम्बो, साहिबा, नीली, ये लोग चल रहे थे उस टाइम। तो इनको फिर पंजाबी में शुरू हो गया काम। और जब जैसे 98 99 की बात है, मेरा ख्याल है चूड़ियां फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद ये 2000 चढ़ने के बाद फिर सब ने सुल्तान रई साहब के हाथ में गंडासा पकड़ा दिया। और सॉरी, सुल्तान रई साहब का गंडासा शान के हाथ में पकड़ा दिया गया। शान, साइमा, अंजुमन, नीली, वो पंजाबी फिल्में, और पंजाबी भी वो थे कि उनके पास नए सब्जेक्ट्स नहीं थे, नया सब्जेक्ट कोई भी नहीं था। उन्होंने रीमेक मूवीज बनानी शुरू कर। पंजाबी पुरानी फिल्म है जी, परमट हिट है जी फिल्म, वो उन्हें तोड़ लो। बैठे हुए हैं इन्वेस्टर्स जो, जिनके पास पैसा था, उनके पास माइंड नहीं था, वो चीज नहीं थी कि हम मूवीज कैसे बनाते, उनको पता भी नहीं था। उन्होंने जिन्हों बहाना उन्हें कहना मैंने हो जा गाना चाहिए जी, पंजाबी है, बड़ा काला है। तो उन्होंने वैसे काम शुरू कर दिया पैसे के लिए। तो उससे हमारी इंडस्ट्री खराब होती गई, डाउनफॉल होता गया। जहाँ एक फिल्म हिट होने से आपको 50 मूवीज में मिलती हैं, वहां 50 डब्बा होने से फिल्म है, आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री कहाँ चली जाती। उसके बाद फिर वो कल्चर ही यही रहा हमारा। शान के साथ ही उन्होंने शान को गंडासा पकड़ा दिया, खुले कुर्ते, पंजाबी। बाबर अली उर्दू का था, उसको भी पंजाबी में, साउथ उर्दू मूवीज में थे, उनको भी पंजाबी। यानी कि जो उर्दू के भी आर्टिस्ट थे वो सब पंजाबी में आते गए, और हमारी इंडस्ट्री आहिस्ता 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 जवाल का शिकार होती। अच्छा सर, आपने भी जो आपका जो प्रोजेक्ट था वो वाला प्यासा वाला जी, उसमें कोई आपने भी अदाकारी का जोर दिखाया अपना? बस मुझे भी मौका मिल गया था उसमें काम करने का। असल में बताया आपको, मेरे डायरेक्टर थे मुमताज अली खान, और वो नए आर्टिस्ट को ज्यादा प्रेफर करते थे। मुझे कहते थे एक तो नया आर्टिस्ट जो है ना वो टाइम प्रॉपर देता है, दिल से काम करता है, उसके अंदर लगन भी होती है, तो साथ सब्जेक्ट भी नया है। तो इसके लिए पहले बिग स्टार को साइन किया हुआ, मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, कुछ बिग स्टार आर्टिस्ट थे जिनको मैंने एडवांसेस भी दिए फिल्म में काम करने के लिए, क्योंकि कास्ट चल रही थी। फिर मुझे डायरेक्टर ने जब कहा ना कि नहीं यार, नए लोगों को, लोग नए लोग। फिर इसमें एक टाइटल कैरेक्टर था प्यासा का, मेन लीड जो रोल था, वैम्पायर बेस कैरेक्टर। तो उसके लिए हमने एक बड़े स्टार को साइन किया, मैंने एडवांस भी दिया उनको। तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि आमिर मैं तुम्हारी इस बात के खिलाफ हूँ। ये नाम नहीं बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक है। तो मैं नहीं चाहता कि तो फिर उनकी जगह किसको आपने मेन लीड रोल दिया था? मेन लीड रोल जो इसमें करेक्टर था वो हमारा एक वेम्पायर बेस्ड फिल्म थी। तो उसके लिए इस सब्जेक्ट पे पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा था। अच्छा। बहुत अरसा पहले ब्लैक एंड व्हाइट दौर में एक मूवी बनी थी जिंदा लाश के नाम से। खैर वो हमने कॉपी तो नहीं थी हमारी मूवी, लेकिन इंस्पायर बेस्ड थी कि उसमें भी एक वेम्पायर का करेक्टर किया था, एक अदाकार थे रेहान। अच्छा। तो वो अपने दौर की बड़ी हिट फिल्म थी, और आज तक के दौर में उसका नाम था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक मूवी बनी हुई है। उसके लिए फिर हमें बहुत सारी ऑप्शंस थी हमारे पास, लेकिन मुमताज अली खान साहब ने मुझे ऑफर किया कि ये करेक्टर आप खुद कर, क्योंकि आपने सब्जेक्ट लिखवाया भी है, इसको मेक भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो आप इसमें ज्यादा इन है मेरे ख्याल से। तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तो मैंने बहुत इंसिस्ट किया हम किसी और आर्टिस्ट को ले लेते हैं। कहते इतने लोग नए हैं, आप भी नए हो गए, नहीं पता चलेगा इसमें कि आप। मैंने कहा एज अ प्रोड्यूसर, फिर फिल्म साज हो, पैसा लगा रहा हो, काम भी खुद कर रहा हो, तो मुझे वो चीज सूटेबल नहीं थी, लग रही थी कि यार ये आप खुद ही काम करेंगे इसमें। लेकिन उनके इंसिस्ट करने पे फिर मैंने इस करेक्टर को किया। अच्छा। ये लीड रोल था मेन वेम्पायर का,
आप देखेंगे भी इसके टीजर में भी इसके सॉन्ग्स भी थे इसमें, अच्छा रोमांटिक भी था इसमें। मेरा मतलब कि सारे मसाले थे इस फिल्म में। अच्छा। कॉमेडी, सस्पेंस, एक्शन, थ्रिल, म्यूजिक, गाने इसके बहुत अच्छे हमने एक्सपोज। हीरोइन कौन थी साथ में? हीरोइन इसमें थी एक नई अदाकारा थी, सानिया। अच्छा जी, उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, कोऑपरेटिव थी, तो उन्होंने लीड रोल किया था इसमें। अच्छा सर, ये बताएं कि हॉरर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हॉरर पे हम काम करें ना, जी जैसे आप देखते हैं कि हॉलीवुड में बनती हैं मूवीज हॉरर, बॉलीवुड में बनती हैं, जी जी। पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता है इस टॉपिक्स पे मूवी? मैंने आपसे शायद पहले भी अर्ज किया, हम लोग भीड़ चाल के ना शिकार हैं। यानी कि अपनी कोई चीज नहीं क्रिएट कर सकते हम लोग, किसी की देख के उसको कॉपी कर लिया। आपको बताया कि पीछे जो दौर चल रहा था ना, उसमें यही था कि हम लोग पुरानी मूवीज को रीमेक कर रहे थे, पुरानी पंजाबी हिट फिल्मों। जबरू हो गई, बाबल दा वेड़ा, परमट, एक्शन मूवीज थी, बल्कि नाम भी वही रखने शुरू कर दिए, कल्चर में रह गए। हाँ जी, हम लोग उसी को रीमेक करके बनाते रहे। आगे नहीं हमने सोचा, हमारे फिल्म मेकर्स ने, डायरेक्टर्स ने, कि हम पाकिस्तान में कुछ चेंज काम करें, नए आर्टिस्ट लाएं, नए सब्जेक्ट्स लेके आए। उन्होंने वही कहानी उठाई, रात को वीडियो पे फिल्म देखी, सुबह राइटर से लिखवा ली, और उसे, अब राइटर को तो चाहिए पैसा, या हर बंदे को वो तो कहेगा भी जो कह रहे हैं ये प्रोड्यूसर, हम वही करेंगे। फिर गाने भी ऐसे बनने शुरू हो गए, म्यूजिक भी हमारा ऐसे, जिससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना वो जवाल की तरफ जाना शुरू हो गई। लोग, ये एक एंटरटेनमेंट है, लोग जाते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं स्पेशल देखने के लिए एक चीज को। 3 घंटे आप बैठते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। अगर आपको चीजें अच्छी नहीं लगेंगी तो आप तो उठ के आ जाएंगे ना। वही चीज आपको बिठा सकती है जो आपको सेटिस्फाई करे। आप म्यूजिक, गाना सुन रहे हैं, आपके कानों को अच्छा लग रहा है, आप फ्रेमिंग देख रहे हैं, टेकिंग देख रहे हैं, वो आपको अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे इन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया पाकिस्तान। अच्छा, तो आपने जब पहली दफा आपने एक्टिंग की इतनी इस प्रोजेक्ट में, जी कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा वाकया पेश आया हो आपके साथ जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ जी, कोई तजुर्बा अपना शेयर करें कि आपने एक्टिंग आसानी से हुई कि काफी मुश्किलात उसमें पेश आई, इसके बारे में बताएं जरा। एक्टिंग जो है ना वो आसान काम तो नहीं है, थोड़ा मेहनत वाला है। और वो ये होता है कि आप अगर अच्छे मूड में हैं तो आपको रोने वाला सीन देना है, तो आपने उसको अपने पे हैवी करना, फिर आप वो काम कर सकते हैं। मूड आपका ठीक नहीं है, आपने कोई रोमांटिक सीन करना है, तो एक्टिंग बड़ा डिफिकल्ट काम है। मैं इस को यही समझता हूँ कि उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था, खौफ था कैमरे को फेस करने का। हालांकि हम लोग काम करवाते हैं आर्टिस्ट को ऐसे ऐसे, वो बहुत आसान होता है कि आप आर्टिस्ट को सामने रख के बोलें जी, और वो बेचारा बोल रहा है, नहीं बोल रहा, आपने पीछे से उसको डंडा दिया हुआ है कि भाई आप ये एक्टिंग परफॉर्म करें। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। फर्स्ट टाइम मेरा एक सॉन्ग था शूट के लिए, तो कुछ मेरे इर्द गिर्द के लोग भी थे जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मैं कैमरे के सामने जाऊं, कोई पीछे से ऐसे मुंह चढ़ा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, दोस्त वगैरह फ्रेंड्स थे साथ। तो उसमें मुझे फर्स्ट टाइम ना रिटेक्स देनी पड़ी बहुत ज्यादा, और मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो गया कि यार ये इतना बड़ा काम है, अभी ये पहले दिन शूटिंग है और मैं इतना डिस्टर्ब हो गया हूँ, और मैं कैसे करूँ। लेकिन वो उस रिटेक्स के बाद मेरी शायद पूरी फिल्म में कोई रिटेक नहीं मैंने दी, और फिर मेरा वो समझ लें कि चाका खुल गया बंदे का। तो वो एक जो था ना बर्डन मेरे पे, वो खत्म हुआ। फिर मैंने कैमरे की तरफ नहीं देखा ना, उसको समझा के कि मेरे सामने कोई चीज है। मैं फिर प्रॉपर जो डायरेक्टर मुझे बताते थे, बल्कि स्क्रिप्ट मेरे अपने माइंड में था, सारा लिखवाया था, डायरेक्ट कर रहे थे, उसको प्रोड्यूस कर रहा था मैं कि कहाँ पे क्या लोकेशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है सीन की, वो हर चीज मेरे माइंड में होती थी। फिर खुद काम भी करना, फिर इतना यूनिट था मेरे साथ, जो हम लोग आउटडोर गए हुए थे, मरी वगैरह पहाड़ों में, उनको सबको मेंटेन करना, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो,
डे नाइट शूटिंग्स थी बस। तो उसमें ऐसा करके फिर मैंने वो काम भी किया। सर ये बताएं कि आज के दौर में मूवीज की पे जो लागत आती है और 90s में क्या डिफरेंस है उसमें? सर मैं तो यही कहूँगा डिफरेंस कोई नहीं है महंगाई का। असल में पहले दौर में भी जिस बजट पैसे का फर्क आ गया है थोड़ा सा ना। अब पहले लाखों में फिल्म हजारों में बनती थी, फिर लाखों में बननी शुरू हुई, फिर करोड़ों में आ गई, बजट बहुत बड़े हो गए हैं। अब यही चीज है कि एक आप चीज बाजार से लेते थे उस वक्त, एक पेंसिल थी वो मिसाल के तौर पे 1 रुपए की थी। आज आप लेने जाते हैं वो 30 की है या 50 की है या 100 की है। तो इसी तरह इंडस्ट्री के काम में भी फर्क आया थोड़ा सा। अच्छा, इससे ही एक क्वेश्चन आया ज़हन में। उस दौर में जो कास्ट होती थी जी जी, उन लाइक सुल्तान राय साहब हैं, शान साहब हैं, तो उनकी क्या चार्जेस होते थे? मैंने आपको बताया ना कि एक वक्त था कि फिल्म हजारों में भी बनती थी। तो सुल्तान राय साहब ने तो हजारों में भी लिए हैं पैसे। 20-25 हजार उनका एक मार्जिन होता था, जो आज के दौर में भी समझ लें कि जो आर्टिस्ट ले रहे हैं उसी पे लेवल आता है। उस दौर में जो लेवल था ना पैसे का, वो आज के दौर में कन्वर्ट करेंगे तो उसी लेवल पे आता कि एक आम बंदे की पहुंच से अबव होती थी चीज। तो उसके बाद फिर उन्होंने लाखों भी लिए, लाखों में भी आए, 3 लाख 5 लाख। तो अब वही बजट आजकल 3 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में चला गया। अच्छा सर, लॉलीवुड तो बेसिकली पंजाब से, लाहौर से ही बिलोंग करता है जी। क्या ऐसा मसला पेश है कि लॉलीवुड जो है लाहौर से कराची शिफ्ट हो गया? क्या अब इधर स्टार्स नहीं रहे ऐसे कि जो काम अच्छी मूवीज दे सकें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री कभी शिफ्ट नहीं हुई थी। असल में काम करने वाले लोग जो है ना वो कम हो गए हैं पंजाब में। पंजाब में ज्यादातर पंजाबी मूवीज बनती थी। हमारी पहले मूवीज थी, वहीद मुराद साहब काम करते थे, मोहम्मद अली साहब थे और शाहिद साहब थे। उर्दू मूवीज बनती थी, कराची में मूवीज बनती थी, शूटिंग्स लाहौर में होती थी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कराची में होते थे ज्यादातर। तो वहां से काम पंजाब में आ गया, यहाँ स्टूडियोज बड़े थे, काम ज्यादा हो रहा था, आर्टिस्ट भी ज्यादातर लाहौर में थे, तो यहाँ काम हो रहा था धड़ाधड़। कराची में उस टाइम मूवीज नहीं बन रहे थे। लेकिन अब उसके बाद जो ये टेक्निकल तौर पे कराची वाले जो है ना वो हमसे थोड़ा सा आगे चले गए, क्योंकि वो एक अच्छी मूवी बना रहे हैं टेक्निकल तौर पे। अभी उनके पास ऐसा टेक्निक नहीं आई कि वो एक कमर्शियल मूवी बना सके जैसे कि हम लोग काम करते थे। यहाँ पे पंजाब में काम होता था, कमर्शियल काम कहा जाता है। कमर्शियल उसको कहा जाता है जिसमें फुल एंटरटेनमेंट हो। जैसे खाना बनाने में पूरे मसाला जात तैयार किए जाते हैं, इसमें भी पूरे मसाला जात हो, कॉमेडी भी हो, एक्शन भी हो। उनका असल में ड्रामा जो है ना हमारा पाकिस्तान का, वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। हमारे हमसाया मुल्क भी उसको बहुत लाइक करता है। तो जो मूवीज कराची में बन रही है ना, उनका लेवल जो है, उनका स्क्रीन प्ले जो है, असल में चीज है स्क्रीन प्ले, वो उसको टच नहीं कर पाए कि फिल्म का स्क्रीन प्ले क्या है, ड्रामा का स्क्रीन प्ले क्या है, छोटी स्क्रीन क्या है, बड़ी स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन क्या चीज है। हम लोग सिल्वर स्क्रीन के लिए काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री वहां शिफ्ट तो हो गई है, बजट भी उनके बढ़ गए हैं, उनके पास मार्केट भी ज्यादा है। ऊपर से ये कुछ सोशल मीडिया के आने से आपके फिल्म के बजट्स भी बढ़ गए, क्योंकि आपके राइट्स भी सेल होते हैं, जिस वजह से आपको इनकम आती है। फिर आपको बहुत सारी ऑप्शंस हैं इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कराची में वो लोग जो है ना, वो सिर्फ वो भी धक्का में, जैसे हमने पंजाब में पंजाबी शुरू कर दी मूवीज कमाने के लिए, वो भी कमाने के लिए मूवीज बना रहे हैं। अभी उनके पास सब्जेक्ट्स नहीं है कोई ऐसे, आर्टिस्ट कोई ऐसे उन्होंने नए क्रिएट नहीं किए। वो ड्रामे में भी वही आर्टिस्ट काम कर रहा है, फिल्म में भी वही आर्टिस्ट। हाँ जी, ऐसे ही।
और वो ये नहीं पता लग रहा आपको कि ये टीवी का प्ले चल रहा है या मूवी चल रही है। अब पहले दौर में हमारे आर्टिस्ट जो थे, सुल्तान रई साहब या शान साहब या जो भी आर्टिस्ट थे, बड़े बिग स्टार्स थे, वो टीवी पे नहीं आते थे, ड्रामों में नहीं काम करते थे, उनको लोग पैसा खर्च के देखने आते थे। हाँ जी। और जिसको आपको घर बैठे ही जो आर्टिस्ट आपको नजर आ रहा है, तो उसको देखने के लिए तो नहीं वो बाहर जाएंगे पैसे खर्च के। तो ये वजह है कि पाकिस्तान में जो कराची इंडस्ट्री हमारी शिफ्ट हुई है, ये है कि वहां पे काम ज्यादा है इस टाइम। काम हो रहा है उनका, लेकिन अभी वो काम नहीं हो रहा जो उनको करना चाहिए। अच्छे सब्जेक्ट्स बनाने चाहिए, और वो भी एक ही थीम पे मूवीज बना रहे हैं। टीवी का ड्रामा उठाया, उसको देखा, वो हिट गया, उसी को थोड़ा सा एक्शन करके फिल्म बना दी। उनको पता है यार ये फिल्म मैं इतने में बना रहा हूँ, इतना मुझे सोशल मीडिया से आ जाएगा, इतना मुझे मार्केट से आ जाएगा, इतना मुझे यहाँ से आ जाएगा। वो ये सोचते हैं, वो ये सोचेंगे यार फिल्म मेरी पूरी दुनिया में कैटेगरी क्या है देखने वाली मूवीज, उसके मुताबिक हम मूवीज बनाएंगे। पंजाब हो या कराची हो या सिंध हो हमारा शो, तो हम मूवीज अच्छी बना सकते हैं। इसके लिए हमें नए मेकर्स चाहिए, नई सोच चाहिए, नए टेक्नीशियंस चाहिए। ये भी कुछ है हमारे पास, लेकिन उनको जो गाइडलाइन मिलती है पीछे से काम के लिए, वो लोग हम परफेक्ट, अभी प्रोड्यूसर्स ऐसे नहीं आए, डायरेक्टर्स ऐसे नहीं आए जिनके पास आइडियाज हों, अच्छे थीम्स हों, अच्छे सब्जेक्ट्स हों जिन पे वो काम। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। जी सर। फ्यूचर में कोई आ रहा है आपका प्रोजेक्ट? हाँ जी। हॉरर? जी, नहीं हॉरर तो नहीं बनाएंगे। अभी मैं एक फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसकी हमने अभी स्टोरी लिखी है, सब्जेक्ट तैयार है मेरा, उसके लिए हर चीज फाइनलाइज है, सिर्फ उसकी शूटिंग स्टार्ट करनी है हमने थोड़े दिन में ना, उसका प्लान बन रहा है। वो भी वन स्पेल मूवी बनाएंगे हम लोग, आउटडोर फिल्म है वो भी, और आज के दौर में नई जनरेशन के लिए वो भी एक गिफ्ट हैम्पर हो। अच्छा, नहीं हॉरर पे भी आप फ्यूचर में सोचना? फ्यूचर में इसलिए कि हॉरर मैंने एक चांस लिया था, बनाएंगे, अब वो काम कर लिया है। अभी मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा काम किया जाए जो पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा। उस वक्त हॉरर भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, लेकिन उस वक्त भी नहीं हो रहा। तो अभी भी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने काम स्टार्ट किया है, जिसकी लाइन पे हम काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेस्ट है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपके वालिद साहब का शुक्रिया, उन्होंने पाकिस्तान को अच्छी सुपरहिट मूवीज दी। बहुत शुक्रिया रोहन भाई आपका। ये कहता है दिल तो ये चाहता है दीदार हो बस तुम्हारा, रूह में उतर जाए हम ऐसे मिल जाए जैसे नदी और किनारा। तुमसे ये कहना है आंखों में रहना है हर पल हो तेरा नजारा, जहाँ से गुजर जाऊं सब कुछ ही कर जाऊं तू जो करे एक इशारा। राहों में बाहों में, राहों में बाहों में मैंने तुझे बुलाया है, राहों में बाहों में मैंने तुझे बुलाया। उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसे मजीद प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आपके लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी, तो कीप सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।